हम्म, हेलो। तो बच्चा लोग, आज हम लोग जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2021 का। ठीक है, जैसा मैं बताया था और बहुत लोग बोल रहे थे सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। तो आज मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 2021 का डिस्कस करूंगा डिटेल्स में, कैसे लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, और आप किस तरीके से लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग वन बाय वन जो है 6 क्वेश्चन आता है लॉन्ग, उसको डिस्कस करेंगे, और भी सारे ईयर्स का डिस्कस करेंगे। फिर हम आपका शॉर्ट भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे। आपको जो चाहिए बिहार बोर्ड के लिए, है ना, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, 90+% आना चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट वीडियो, जब आप वीडियो देखोगे तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर देना। जो भी आप बोलोगे सर ये साल का क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, ये टॉपिक डिस्कस कीजिए, या कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक होगा, कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसको रिवाइज करना होगा, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करोगे तो मैं आपको उसको रिवाइज करके दूंगा। ठीक है। अभी मैं आज 2021 का जो है आया हुआ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि पता है तुमको बिहार बोर्ड जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को रिपीट करती है। ठीक है ना। तो अच्छे से तुमको मार्क्स आने बनाने में सहूलियत होगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोग को कि ये वीडियो की जो है ना कि फेसबुक पेज पे भी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ हेल्प, तो मैं बस ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो है क्या है, इस्टेब्लिश लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर थीन लेंस। अब ये ध्यान रखना है वर्ड, है ना, ये जो थीन वर्ड लिखा हुआ थीन पे ध्यान देना है। थीन लेंस के लिए हम डिस्कस करना है। तो देखो ध्यान से, थीन लेंस के लिए अगर डिस्कस करना होता है मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला, तो पहले बताओ फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू, किसका म्यू, लेंस का, और अपॉन म्यू किसका, सराउंडिंग का, -1। मैं पूरा डिटेल्स में फॉर्म लिख रहा हूं। यहां पे होता है 1/r1 -1/r2। यही फॉर्मूला है। कहीं कहीं क्या देखोगे इसी को, कि सिर्फ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा और सराउंडिंग में एयर होगा। और तुमको पता है कि एयर का अगर लेंस एयर में रखा हुआ है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला ऐसा भी लिखा रहेगा कि 1/f इज इक्वल टू, सीधे सीधे रहेगा म्यू -1, ठीक है ना, इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है। इसी को मैं क्या करने वाला हूं, डिराइव करने वाला हूं आज। ठीक है ना। अभी पूरा हम लोग 2021 का क्वेश्चन को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसी को मैं क्या करने वाला हूं, डिराइव करने वाला हूं। तो इसका डेरिवेशन सबसे आसान है, सबसे आसान है। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, एक सिर्फ फॉर्मूला तुमको मैं यहाँ पे बता देता हूं, है ना, वो एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, मैं बता देता हूं कहां शुरू करना है। एक फॉर्मूला सिर्फ तुम लोग याद रखना क्या यूज करना है। एक फॉर्मूला सिर्फ ये यूज करना है बच्चा, कि अगर ये कोई मान लो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है और इधर कोई मीडियम है, इधर, है ना, मान लो इधर मीडियम जो है जिसका रेट μ2 है, इधर का मीडियम जिसका रेट μ1 है, और अगर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट O है और यहां से अगर कोई रे इस पे जाता है, तो ऑब्वियसली ये सरफेस के इधर अलग मीडियम है, इस तरफ अलग मीडियम है, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां से रिफ्रैक्शन, यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा तो बेंड कर गया, यहाँ क्या बन गया, इमेज बन गया। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो ये जो हमारा डिस्टेंस जो है यू कहलाएगा, और ये जो इमेज बना है इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ध्यान रखना है। और ये जो कर्व सरफेस है ना, जिसको स्फेरिकल सरफेस भी बोलते हैं, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अगर यहाँ सेंटर है तो ये रेडियस r होगा, ये वाला। तो इसका फॉर्मूला होता है μ2/v, जहां पे इमेज बन रहा है, माइनस μ1/u, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू, है ना, μ2/v माइनस μ1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सरफेस। ये फॉर्मूला एक होता है, ये फॉर्मूला। ठीक है ना। अब देखो इसका जो है बुक्स में देखोगे तो बहुत जगह पे बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन किया हुआ है, लेकिन ये 5 नंबर आपको शॉर्टकट में लाना है। मतलब बहुत शॉर्टकट भी नहीं कि 2 लाइन में बना देना है, लेकिन जल्दी लाना है। तो ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे ना तो आसानी से बनेगा और भूलने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग कैसे, तो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहां से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ रिपीट किया क्या चीज के लिए, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, डेरिवेशन करने वाला हूं। अब यहां से मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं। ठीक है। तो थीन लेंस, तो हम लोग एक लेंस बना देंगे, ये हमारा लेंस है। ठीक है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। इस लेंस का कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम मान लो इधर का दे दिया, ऊपर x नीचे y। ये 2 को पॉइंट इस पे एक्सिस को कट कर रहा है,
तो एक का नाम P1 दे दो, एक का नाम P2 दे दो। लेकिन तुमको पता है ये थीन है, तो P1 P2 क्या है, बहुत बड़ा है नहीं, तो इसके बीच में वो और पॉइंट दे देते हैं जिसका सेंटर C दे देते हैं। यही C ही सेंटर है, तो P1 P2 और C एक ही पॉइंट है। क्लियर है? अब देखो, मान लेते हैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट है O, अब यहां से रे ऐसे आएगा, चलो ऐसे आया, कई को सरफेस मिला, ये पहला का सरफेस मिला, आइए फिर दूसरा का सरफेस मिला, समझ रहे हो आपको ना। तो पहला सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो मान लो पहला सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ तो यहां पे गया ये, यहां पे इमेज बनाया I1, पहला से होता तो, लेकिन दूसरा का से होगा तो कहां जाएगा, ये कहीं इधर आ जाएगा, ये बना देगा इमेज I, फाइनल इमेज I है। और फाइनल इमेज को हम लोग डिनोट कर रहे हैं V से, और जो शुरू में जो बना था पहला सरफेस के द्वारा यानी कि x P1 y के द्वारा, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहां से V1 से, और ये ऑब्जेक्ट हमारा U है, U है। अब देखो इसका रेडियस अगर देखा जाए इस वाला राइट सरफेस का, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, है ना। अगर ये राइट वाला सरफेस का रेडियस देखेगा तो इधर कहीं होगा सेंटर, इसका लाई करेगा ई वाला, ये होगा, है ना। इसका C2 ले लेते हैं, और लेफ्ट वाला का देखेगा तो ये इसका कहीं होगा इधर का सेंटर, इसका जो है हम लोग इधर C1 ले लेते हैं, ये C1, ये इसका रेडियस किसके लिए रेडियस है, ये R2 का रेडियस है, यानी कि राइट वाला सरफेस का रेडियस इधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और लेफ्ट वाले सरफेस का रेडियस राइट साइड में होगा, तो ये होगा R1। ये डायग्राम तुम्हारा बन गया, समझ में आ रहा है बात को, ये डायग्राम आपका बन गया, ठीक है ना। अब इसमें हम लिख देते हैं, तो यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, स्टेटमेंट कि भाई लेट कर लेते हैं, लेट, है ना, क्या भाई, थीन लेंस, कौन सा नाम है थीन लेंस का, XY नाम है ना। चलो ठीक है, रेडियस कितना ले लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 ले लिए, R1 एंड R2 ले लिए। अब तुमको पता है कि फॉर थीन लेंस क्या जानते हो थीन लेंस के लिए, कि P1 P2 और C, है ना, आर वेरी क्लोज, यानी कि ऑल द, और सभी डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा, C से मेजर किया जाएगा, ठीक है ना। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम C, कहां से मेजर किया गया है, C से मेजर किया गया है। समझ में आ रहा है बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा देंगे दोनों सरफेस के लिए, वो x P1 और y, देखो ये हमारा x, ये फिर लेफ्ट साइड P1 और y के लिए लगा देंगे, और फिर x P2 y के लिए लगा देंगे, है ना। तो मान लेते हैं इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इधर का भी रिफ्रैक्ट क्या हो जाएगा μ1, क्योंकि ये सराउंडिंग है। और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2, समझिएगा ध्यान से, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं μ2। समझ में आ रही बात को, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन, है ना, एट सरफेस x P1 y, ये वाला सरफेस, देखो यहां मैं बता देता हूं मैं, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस ले रहे हो तुम, ये x है, ये पॉइंट को P1 बोल रहे हैं, और ये पॉइंट को y बोल रहे हैं, है ना, यही लाइन था, याद कीजिए, है ना। तो देखिए ध्यान से कि बैक जाइए, इस सरफेस के राइट साइड में कौन सा मीडियम दिखाई दे रहा है, μ1 दिखाई दे रहा है कि μ2 दिखाई दे रहा है, सॉरी ये μ1 है, ये भी μ1 है, ये भी μ1 है, ये μ2 है लेंस का। तो बताओ इस सरफेस के राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, μ2 दिखाई दे रहा है ना, देखो लेफ्ट वाले के अंदर इधर। तो चलिए ये हमारा μ1 है, इधर क्या है μ2 है ना कि नहीं। आप लोग सर ये तो ये इतना ही दूर तक ना μ2 है सर, इधर तो सब फिर μ1 आ गया, लेकिन नहीं, सरफेस को पहचानना है, लेंस को मत देखिए। तो सरफेस के राइट में μ1 ही मिलेगा, तो पूरा आपको μ2 ही मानना है, और लेफ्ट में μ1 मिलेगा। तो फॉर्मूला लगाइएगा, तो फॉर्मूला लगाइएगा तो μ2 अब बटा इमेज कहां बना है, देखिए लेफ्ट वाला की इमेज क्या बना है, लेफ्ट सरफेस की इमेज क्या बना है, I की I1, तो I1 बना है, तो I1 कितना डिस्टेंस पे, V1 पे, तो V1 लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे μ2 बटा V1 माइनस μ1 बटा U
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन हो गया, डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, पहला का सरफेस का। तो पहला का सरफेस का रेडियस इधर की तरफ है कि नहीं, इधर की तरफ है कि नहीं, रेडियस कितना है, रेडियस ये रेडियस कितना है, r1 है ना, तो यहाँ पे जाएगा r1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखो हो गया 1, ठीक है। नाउ अब अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस x P2y। अब देखो ये वाला सरफेस, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, है ना। तो ध्यान रखना है तुमको कि ये जो हमारा I1 बना था, ये जो मेरा I बना है ना, तो ये I1 जो है ना, कौन बनाया था, पहला सरफेस बनाया था ना, तो पहला के लिए ही यूज होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि हियर I1 acts as virtual object for surface 2 and hence its final image formed at I। इसलिए उसका फाइनल इमेज कहां बना, आई पे। क्लियर है, फाइनल इमेज कहां बना, आई पे बना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है I1 ऑब्जेक्ट बन गया और आई इमेज, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। आई ध्यान रखना है I1 मेरा, ये देखो ये I1 मेरा कौन सा मीडियम में है, I1 मेरा कौन सा मीडियम में है, म्यू2 में है, अब वो ऑब्जेक्ट के लिए है। तो हम क्या लिखते हैं, पहले इमेज वाला लिखते हैं। तो इमेज इसका कहां बना है, ये भी पे बना है। अब भी कौन सा मीडियम में है, देखिए पहले जाइए, पहले आप भी कौन सा मीडियम में है, तो एयर वाला मीडियम में है, सराउंडिंग वाला में है, तो सराउंडिंग होगा वहां पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू1 और बटा में भी, और फिर माइनस म्यू2 बटा ई भी होता है ना, तो म्यू2 तो होगा नहीं, क्योंकि भी यानी इमेज कौन सा बना है, एयर में बना है, तो एयर का मीडियम हो गया। माइनस ऑब्जेक्ट कहां है, I1 है, कितना दूरी पे है, V1 पे, और उसका मीडियम क्या है, तो म्यू2 है, तो उसी का रिफ्लेक्टिवनेस होगा। तो यहां पे हो जाएगा म्यू2, अब बटा क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, मतलब इमेज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इमेज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन सा है, म्यू1 है, और ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन सा है, तो म्यू2 है, तो माइनस म्यू2 हो जाएगा यहां पे। और फिर रेडियस किसका, इस सरफेस का, इस सरफेस का रेडियस की तरफ कितना है, R2 है ना, तो R2 हो जाएगा ये। तुम इसको चाहो तो एक बार सजा दो। तो देखो यहां पे क्या करो, इधर म्यू1 माइनस म्यू2 है, यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो और इसको म्यू2 माइनस म्यू1 कर दो। इसको लिख दो म्यू1 बाई भी माइनस म्यू2 बाई V1 इज इक्वल टू माइनस म्यू2 माइनस म्यू1 बटा में R2। और अब इसको मान लो इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं, बस इतना ही चीज ध्यान रखना था। और अब 1 और 2 देखिए ध्यान से, म्यू2 बाई V1 प्लस में है, म्यू2 बाई V1 माइनस में है, कैंसिल करना है मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू पे था और फाइनल इमेज V पे था, तो वही दोनों लाना है ना। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या करें, घटा देंगे, ऐड कर दे, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे म्यू2 बाई V1 माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1, और नीचे लिख देंगे इसका म्यू1 बटा V माइनस म्यू2 बटा V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R2। अब दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सा मैं ऐड कर दे रहा हूं, तुम लोग जान ऐड करने की कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा म्यू1 बटे V माइनस बचेगा म्यू1 बटे U इज इक्वल टू, यहां से म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन हो जाएगा, तो म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन हो गया। यहां पे क्या बचा, 1 बटे R1, तो 1 बटे R1, और यहां पे देखो माइनस ये है, तो माइनस 1 बटे R2 ये आ गया। यहां से आप म्यू1 कॉमन ले सकते हो, देखिए यहां ध्यान से, है ना, तो म्यू1 कॉमन लेंगे,
तो क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। ये बचेगा ना। अब यहां से हम चाहें तो और जाते हैं, थोड़ा सा एक पेज ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा एक ऐड कर दिए और यहाँ से आते हैं क्या चीज़ भाई, तो देखिए थोड़ा सा पैसे जाइए, थोड़ा सा क्या है μ1 है, तो इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो μ1 इंटू था 1/v1 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और इंटू में था 1/r1 माइनस 1/r2 था। चलिए ठीक है, अब इधर से μ1 से भागा दे दीजिए, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा में μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको देखो 1/v माइनस 1/u, यहाँ से μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 1 हो गया इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। अब ये भी तुमको पूछ सकता है, अगर मान लो कि लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा और ऐसा बोले ऐसा एक्सप्रेशन प्रूव करो, तो ये भी तुमको प्रूव करने आ सकता है। अब μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, देखो ध्यान से यहाँ पे, चलो इधर μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, लेंस का। अब μ1 किसका था, सराउंडिंग का। तो इसी को मैं दोबारा लिख सकता हूं ऐसा, क्या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू सराउंडिंग, सॉरी म्यू लेंस बटे म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो इफ u बराबर, ध्यान समझिएगा ठीक है ना कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर u बराबर इंफिनिटी हो तो v कहां होगा बताओ मेरे, तो v तो f पे बनेगा, फोकस पे बनेगा ना। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो देखो 1/v की जगह पर क्या पुट कर देंगे, f माइनस 1/u की जगह पर क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू लेंस बटा म्यू सराउंडिंग माइनस 1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/इंटू क्या होता है, 0 होता है, तो क्या बचेगा 1/f बचेगा। तो आ गया देखो 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस बटा म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हो गया ना प्रूफ। अब यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर मान लो म्यू लेंस बराबर 1 म्यू हो और म्यू सराउंडिंग एयर हो मतलब 1 हो, तो इसीलिए मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस की जगह पर म्यू हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे म्यू माइनस 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2 बचेगा। ये हो गया मेरा खत्म। हो गया प्रूफ, समझ रहे हो ना बात को, ये प्रूफ हो गया, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं था, है ना, इजी है सब, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े और चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो यहां से दो क्वेश्चन आया है रे ऑप्टिक्स से, लकी, एक लेंस मेकर फॉर्मूला और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। अब इस मैग्नीफाइंग पावर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, आसानी से समझना है। पहले देख लो कि मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है। मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, यानी इसको कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये होता है कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, सुनिएगा ध्यान से, फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल। अच्छा फाइनल इमेज कहां पे, ऑन आई,
विजुअल इमेज फॉर्म्ड ऑन आई, है ना, फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन कब, व्हेन इट इज केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस। और लीस्ट डिस्टेंस को कैपिटल डी यानी 25 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है बच्चा लोग, ये फॉर्मूला अगर याद रखेगा ना तब आराम से डिराइव कर देगा। फाइनल इमेज के द्वारा कितना एंगल बना रहा है आंख पे, और बटा अगर उसी ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस पे रखते तब कितना बनाता एंगल, उन दोनों का डिवीजन है। मतलब अगर ये मेरा कोई लेंस है, सुनिएगा ध्यान से, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर ये कोई लेंस है मेरा, और अगर मैं यहां पे बोल दूं लीस्ट डिस्टेंस यहां पे है, ये लीस्ट डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, और अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें एच, तो ये एच यहां से ऑप्टिकल सेंटर यहां पे एंगल कुछ बनाएगा। ये अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है तो ये tan अल्फा को आप लिख सकते हो एच बाई डी। अब चूंकि अल्फा जो है बहुत स्मॉल, क्योंकि थीन लेंस की चर्चा हो रही है सब, तो अल्फा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो tan अल्फा को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एच बाई डी। ये तो याद रखना बच्चा लोग, ये तो याद रखना तुम, क्या भाई, कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है एच, अब कहां पे रखा गया है लीस्ट डिस्टेंस। तो नीचे जो है ना डिनोमिनेटर जो है ना वो फिक्स है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस, ये फिक्स है। समझ रहे बात, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, ये वाला में होगा। क्या भाई, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑन आई, फाइनल इमेज आई पे कितना बना था उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये अल्फा फिक्स है, ठीक है ना। इसको हम लोग जनरली बीटा से डिनोट करते हैं, तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। और हम लोग tan बीटा tan अल्फा निकालते हैं, लेकिन अल्फा बीटा बहुत बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको बीटा बाय अल्फा लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, है ना। तो पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा तो अच्छा रहेगा, है ना। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाता हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बनाने के लिए सीख लो थोड़ा सा, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मान लीजिए इसके जिसके फोकस के पास रखा जाता है, नजदीक में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ऑब्जेक्ट रखे, तो यहां से कैसा इमेज बनाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल रे जाएगा, और ये ऐसे बेंड कर इधर जाएगा, और एक यहां से सेंटर से गुजरेगा रे, ऐसे जाएगा, यहां पे इमेज बना दिया, ये इमेज बना दिया, है ना। तो इसको मैं ए, इसको बी, तो इसको ए डैश और इसको बी डैश ले सकता हूं, और ये एच डैश ले सकता हूं। यही एंगल को मैं अल्फा मान लूं, इसको यू ऑब्जेक्टिव है तो यू नोट मान लेता हूं। अब देखिए, ये अगर यहाँ इमेज बना रहा है तो इसको हम यहाँ से लेंगे, अब ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वी नोट हो जाएगा, इमेज, है ना। अब यही जो इमेज बनाया है, ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई पीस के लिए, जो आंख के पास लेंस रखा हुआ है। तो यहां पे हम एक लेंस रखते हैं आंख के पास, आंख के पास एक लेंस रखते हैं, और ये जो है ना ऑब्जेक्ट, इसी से ऐसे रे आएगा और ये बेंड कर जाएगा ऐसे। इसको थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं, है ना। और ये जो रे आएगा ऐसे, ये वाला जो रे आ रहा है जो सरकार है, ये भी बेंड कर जाएगा, और यहीं पे ऐसे आंख से तुम देख रहे हो, ये यही देख रहे हो रे को, ये तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, यहां पे इमेज बना देगा, यहीं पे फाइनल इमेज बना दिए दोनों, है ना। कहीं भी बना देगा, ये वाला बना दिया मान लो, यही हमारा एस डबल डैश बना, यही हमारा इमेज बना, फाइनल इमेज, ये है फाइनल इमेज, ठीक है। अब ई इमेज इस आई पीस पे कितना एंगल बना रहा है, ये ध्यान देना है। तो इसको हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, यहां से कितना एंगल बना रहा है, ये यही एंगल बनाता है बीटा, यही एंगल बनाता है बीटा, ठीक है ना। ये ध्यान देना, यही एंगल बना रहा है कौन, बीटा।
अब देखो ये जो इमेज बनाया है ये ऑब्जेक्ट है, किसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा यू ई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा वी ई हो जाएगा, इमेज फॉर आई पीस। अब तुमको लग रहा हो कि ये आंख तो बहुत दूर है, लेकिन है नहीं, ये आंख इसके नजदीक में, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। और ये दोनों लेंस का जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ना ये वाला, इसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं, एल डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। यही हमें डिफाइन करना है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो tan अल्फा इजकल तो हम लोग देख लिए कितना भाई, h/d, ये तो हमारा फिक्स है। नाउ लिखेंगे क्या कि इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस acts as object for eyepiece, है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाया ए डैश बी डैश, जिसको एच डैश से आप डिनोट कर रहे हो, वो इमेज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसके लिए, आई पीस के लिए, है ना। एंड हेंस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड बाय आई पीस, है ना, एज ए डबल डैश बी डबल डैश और एच डैश, एच डबल डैश, ठीक है। कहां बनेगा वो भी कंडीशंस तुमसे डिफाइन करेगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल इतना ही आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए तो इसको अगर मैं O1 बोल दूं, इसको अगर मैं O2 बोल दूं, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश और O2, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, तो tan बीटा निकाल सकते हो। tan बीटा क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए डैश O2, मतलब क्या, एच डैश बटा में यू ई, ये हो गया tan बीटा। अब बीटा बहुत बहुत स्मॉल है, चूंकि बीटा जो है वेरी वेरी स्मॉल है, तो tan बीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, बीटा लिख देंगे। और कितना आ जाएगा, एच डैश बटा यू ई, ये हो गया मेरा। और उधर मेरा ये अल्फा तो पहले से पता है मेरे को, अल्फा कितना है, h/d, तो दोनों भागा दे देंगे, निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसीलिए हम आगे आगे पढ़ते हैं, है ना, यही हो जाएगा, ठीक है। देखो पेज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से। तो इसलिए नाउ मैग्नीफाइंग पावर, एम क्या बताए थे, बीटा बाई अल्फा। अब बीटा कितना है बताओ मेरे को, तो बीटा आया सर h1 बाई यू ई, तो लिखेंगे h1 बटा यू ई और डिवाइडेड बाई एच डैश बटा यू, और अल्फा क्या आया, h बटा डी आया, इसको लिखो h डैश बटा h इंटू डी बटा यू ई। अब देखो एच डैश बटा एच क्या दिख रहा है तुमको, समझ में आ रहा है, एच डैश क्या है, इमेज हाइट किसका, ऑब्जेक्टिव का, और एच क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट किसका, ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। देखो तो एच डैश बटा एच क्या है, तो मैग्निफिकेशन है किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। इसको एच डैश बटा एच को ऐसे लिख दो, वी नोट बटा ई नोट भी लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हो। तो इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर कितना आगे बताओ, वी नोट बटा यू नोट इंटू डी बटा यू ई भी लिख सकते हो, डी बटा यू ई भी लिख सकते हो। अब यहां पे दो केस तुमको आएगा, नाउ केस 1, कब, वेन इमेज, कौन सा इमेज की बात कर रहे हैं, फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसको पता है क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई, पढ़े होगे तुम लोग, रिलैक्स्ड आई, यानी रिलैक्स जब हम देखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है ना। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बना तो यहां पे ऑब्जेक्ट यू क्या होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए, किसके फोकस पे, आईपीएस के फोकस पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका इमेज कम, देखो ध्यान से है ना, अगर ये वाला इमेज फाइनल इमेज अगर
इन्फिनिटी, ये रहा चाहिए, आईपीएस के फोकस पे होना चाहिए, तभी तो ये इसका इमेज ये वाला आईपीएस इन्फिनिटी बनाएगा। तो यूई की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाएगा मेरे को, क्या चीज, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी नोट बटा यू नोट इंटू डी बटा एफ, ये हो जाएगा रिलैक्स आई के लिए। इसे मैं केस 2 लिख देता हूं, केस 2, वेन इमेज formed at least distance यानी I क्या है, रिलैक्स्ड नहीं है ना, यानी कि I क्या है, when I है ना इज स्ट्रेस्ड। नजदीक का चीज देखने के लिए आंख एकदम ऐसे करना पड़ता है, जितना दूर जाएगा आराम से आप देख सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रेस्ड इमेज लीस्ट डिस्टेंस बनना चाहिए, यानी कि VE जो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसके लिए तुमको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा, यहाँ निकाल देता हूँ मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन, यहाँ पे निकाल देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा फोटो अगर दिखाई नहीं देगा, देखो यहाँ पे। तो चूंकि फॉर्मूला होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो V की जगह पर क्या हो जाएगा, D, तो 1/D। इसके जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेगा, ऑब्जेक्ट निकालना है मुझे, माइनस 1/EV बराबर 1/FE होना चाहिए ना कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट तो निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव कर देंगे, ठीक है, और उसी साइड बन रहा है ये। तो अब देखिए, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, -D कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, रे ऐसे जा रहा है, ये दोनों एक ही साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है ना, रे तो ऐसे जा रहा था ना फाइनली, है ना, तो दोनों लेफ्ट साइड बन रहा था ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 1/UE बराबर इधर में 1/FE प्लस 1/D, 1/FE प्लस 1/D हो जाएगा ना। अब इसको बताइए मेरे को क्या लिख सकते हैं, लेकिन हमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, V0/U0 इंटू D/UE, मेन फॉर्मूला तो ये ना, V0/U0 इंटू D/UE। पहला केस के लिए निकाले थे जब हमारा I रिलैक्स्ड हो, तो UE FE के बराबर हो गया था, तो ये फॉर्मूला आया था। लेकिन दूसरा केस में हमें तो D/UE की वैल्यू में निकालना पड़ेगा, यही तो देखो 1/UE तो पता है, तो D/UE लिख सकते हैं इसको, तो D से मल्टीप्लाई कर दे तो सब जगह, तो लिखेंगे D/UE, D से मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं मल्टीप्लाई कर दिए इसको, इसी को मल्टीप्लाई कर दिए, तो D/UE बराबर क्या हो जाएगा, D/FE प्लस D/D, और D/UE की जगह पर कितना आ जाएगा बताओ, D/UE जो है हमारा आया, वो आया 1, यहाँ पे होता है D/FE प्लस 1। समझ में बात को, इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला दूसरा केस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, V0/U0 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस D/FE। ये क्या है, स्ट्रेस्ड आई के लिए, ये मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए है, स्ट्रेस्ड आई के लिए है, और ये मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए है, रिलैक्स्ड आई के लिए। तो दोनों तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये पहला टर्म फिक्स है, ये कब, नीचे का विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसको आप फिक्स कर लीजिए। चलिए, तो ये आप आराम से इसमें 5 नंबर आपको इतना में मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए क्या है नेक्स्ट में, establish the expression for electric potential at a point due to dipole। अब यहाँ पे डाइपोल की जगह पर शॉर्ट डाइपोल होना चाहिए था, शॉर्ट डाइपोल होगा, क्वेश्चंस में हमसे छूट गया होगा, शॉर्ट डाइपोल यानी छोटा डाइपोल के लिए। अब इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि डाइपोल के एक्सिस पे निकाल देता है, या डाइपोल के इक्वेटोरियल पे निकाल देता है पोटेंशियल और जीरो कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहां पे लिख रहा है इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसने डिफाइन ही नहीं किया है कि वो पॉइंट कहां पे है, वो पॉइंट कहां पे है। तो हमें जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, और जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ेगा। समझना है बात को, तो उसके लिए डिफाइन करोगे ना, तब जाकर के तुम्हारा सही आएगा और 5 नंबर मिलेगा। समझना है बात को, तो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए, हम पहले डाइपोल बनाएंगे,
तो ये डायपोल बना लिया, यहाँ ले लिया, नाम दिया डायपोल। अब थे 2a लिख दूं, 2a, तो यहां से यहां तक a हो जाएगा, ये भी हमारा a हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब यहां से कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, तो r डिस्टेंस पे पॉइंट ले लो p, और ये एंगल कुछ बना देगा यहां से थीटा। चलो आराम से, तो क्या करेंगे बच्चा लोग, हमको तो भाई जहां पे निकालना होता है पोटेंशियल या जहां पे निकालना होता है फील्ड, वहां पे 1 वोल्ट 1 कूलम चार्ज रखते हैं, तो यहाँ तो 1 कूलम चार्ज रखेंगे। तो हम पहले इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल देंगे पी पे, और दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे, जैसा भी आएगा देखने पर, और तो नेट पोटेंशियल निकल जाएगा, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो इधर, अब मेरे को बताइए कि हमें पहले निकालना है पोटेंशियल, निकालना है एट पी, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो भाई पोटेंशियल निकालना है माइनस क्यू के कारण, तो भाई माइनस क्यू कारण निकालें तो कैसे निकालेंगे बताइए मेरे को आप। तो यहां से हम पहले इसको मिलाएंगे, तो इसको मिला देते हैं, देखना बहुत आसान है। इसको मान लेते कुछ डिस्टेंस कितना r1, तो क्या हो जाएगा बताओ, k इंटू माइनस क्यू, के क्यू बाई आर, तो r1 हो जाएगा, हो गया। अब लिखेंगे पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में प्लस क्यू के कारण निकालना है, तो हम प्लस क्यू से यहां तक मिला देंगे, ये वाला मिला देंगे, ये वाला पॉइंट मिला देंगे, इसको R2 मान लेते हैं। तो हो जाएगा कितना, K इंटू क्यू, अब टर्म क्या हो जाएगा R2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट P, तो VP निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो K माइनस के क्यू बटा R1 और प्लस के क्यू बटा R2, यही हो जाएगा। लेकिन ये तो सही है ना, डिस्टेंस तो मेरा R दिया था ना, ये R1 R2 तो था ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो देखो चूंकि डायपोल कैसा है, शॉर्ट है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर मैं ऐसे बना दूं, देखो समझो, अगर दो लाइन ऐसे बना दूं ऐसे, और कुछ अगर एंगल बने और बहुत छोटा एंगल हो, अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर से डाल दें, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है ना, कि नहीं होता है। तो ये हमारा, ये अगर मान लो A है, ये P है, ये B है, ये P है, तो AP और BP क्या होगा, AP बराबर होगा BP के, कब, जब ये एंगल बहुत छोटा होगा, ऐसे मिला देंगे। तो हम वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसे बढ़ा दिए, यहां से डाल देंगे इसे परपेंडिकुलर, ये यहां नाम दे दिए N। तब देखिए ध्यान से, ये AP और ये NP, ये वाला एंगल बहुत छोटा है दोनों है, देखो ये दोनों, ये वाला AP और ये NP है, दोनों इक्वल है कि नहीं है, इसी का यूज करने वाले हम लोग। और E कितना है, A है, ये वाला E कितना है, A है, एंगल कितना है, थीटा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये A है और ये परपेंडिकुलर है, तो इस A को रिजोल्व कर सकते हो, तो इधर क्या हो जाएगा, A cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, A sin थीटा। तो हमको सिर्फ ये डिस्टेंस से मतलब है, तो यहां लिख सकते हो कि विड्रो परपेंडिकुलर AN ऑन NP। अब देखिए NP बराबर किसके, AP बराबर कितना है R1, NP को क्या लिख सकते हैं, NO प्लस OP लिख सकते हैं और NO किसके बराबर है, A cos थीटा के बराबर है कि नहीं है, तो NO हो गया A cos थीटा प्लस R बराबर क्या हो जाएगा R1, निकल गया R1। उसी तरह से यहां से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये इसको लिख देंगे N1, तो ऑल्सो विड्रो परपेंडिकुलर BN1 ऑन किस पे, OP पे, ड्रॉ कर दिए। तो देखिए ये वाला A है,
ये 90 डिग्री है, एंगल थीटा है, तो फिर ए को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, तो इसको बेस की तरफ इधर रिजॉल्व करेंगे, तो इस जगह ए कॉस थीटा, इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। इसी हमें जरूरत है नहीं साइन थीटा की, हमें तो इसकी जरूरत है, तो ई है, तो देखो ओ पी दिख रहा है ना, तो लेकिन परपेंडिकुलर तो हमारे ए डाले हैं, तो N1P को हम लोग BP बोल सकते हैं, तो यहाँ देखो तो N1P को हम लोग BP बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन है कि नहीं, दोनों परपेंडिकुलर है, नहीं है, दोनों एंगल छोटा है, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखो, लेकिन हमको तो चाहिए आर के टर्म में, तो N1P को क्या लिख सकते हैं, OP माइनस ON1 लिख सकते हो, तो N1P को लिखो, इसको R2 कर दो, तो N1P को क्या लिखो, OP माइनस ON1, और OP तो R है, और माइनस ON1 कितना निकालें, A cos थीटा, A cos थीटा, ये कितना हो गया, R2 हो गया। अब इसी R1 R2 को वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, किसमें, इक्वेशन 1 में। चलो आगे बढ़ जाते हैं ना, तो नाउ पुट कर देंगे R1 एंड R2 इन इक्वेशन 1, तो VP निकल जाएगा, कितना है, माइनस ऑफ के क्यू बटा R1 है ना, तो R1 कितना है, R प्लस ए कॉस थीटा, अब प्लस में के क्यू बटा R माइनस ए कॉस थीटा, हो गया। चाहो तो तुम एक काम करो, माइनस वाला किधर कर दो, प्लस वाला किधर कर दो, तो के क्यू कॉमन हो गया, के क्यू हो गया ना कॉमन, तो क्या बचा बताओ मेरे को, तो यहाँ पहले इसको लिखो, प्लस वाला को, तो 1 बटा R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 बटा R प्लस ए कॉस थीटा, के क्यू कॉमन ले लिए, के क्यू एलसीएम बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो R माइनस ए कॉस थीटा इंटू R प्लस ए कॉस थीटा, तो इसको भागा दो तो इधर हो जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा, अब माइनस में ए में ना माइनस है ना, यहाँ पे इससे भागा देंगे तो यह जाएगा, तो R माइनस ए कॉस थीटा, इधर के क्यू रहने दीजिए, R प्लस ए कॉस थीटा रहने दीजिए, आई माइनस R, और फिर माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, और नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आर से ये आर गया, क्या बचा बताओ, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा, तो के इंटू 2a कॉस थीटा इंटू क्यू, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया VP। अब याद करो, कुछ कुछ बताए थे, अगर ये डायपोल है मेरा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और अगर ये डिस्टेंस इसका टोटल 2a है, तो भाई डायपोल मोमेंट P का फॉर्म क्या है, 2a/q, देखो यहाँ 2a/q दिख रहा है, 2a इधर q दिख रहा है, वेरी गुड। ये 2a क्या है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, किसके रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि आर बहुत बहुत बड़ा है ए से, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के बराबर आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसीलिए बताइए VP इक्वल कितना आ जाएगा बताओ, तो के रहने दो, और 2a कॉस 2a/q को P लिखो, और कॉस थीटा रहने दो, और नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यही तो था एक्सप्रेशन, इन जनरल था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं लिखा है कि आप एक्सिस पे निकालिए या इक्वेटोरियल पे निकालिए, आपको पूछा है एट ए पॉइंट, तो इसीलिए आप जनरल पे निकालिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब इसमें आप थीटा का मान 0 पुट करोगे तो एक्सिस पे हो जाएगा, और थीटा का मान 90 पुट करोगे तो इक्वेटोरियल पे हो जाएगा। अगर थीटा का मान 0 पुट करिएगा तो केपी बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, जो एक्सिस पे होता है। अगर थीटा 90 पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है ना, तो जो इक्वेटोरियल पे निकल जाएगा, तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0 होता है, और एक्सिस पे केपी बटे आर स्क्वायर होता है, तो आपका आराम से आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला निकल गया, समझ में आया बात को, इसी से वो पॉइंट डिराइव होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी से, न्यूक्लियाई है ना, एटम और न्यूक्लियस क्वेश्चन है, एंड एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखो यार, एस्टैब्लिश डिसइंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये तो इजी है ना, ये तो इजी है ना। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना, टू डिसइंटीग्रेट, है ना, इट्स हाफ ऑफ अमाउंट, ठीक है, टू ओरिजिनल वैल्यू। या उल्टा भी इसको लिख सकते हैं, हाफ बच जाए, मतलब देखो अगर 10 है तो 5 खत्म हो जाए या 5 बच जाए, बात वही है ना। तो ये हो गया हाफ लाइफ, इसको डिनोटेड बाय टी हाफ, इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। अब एक एवरेज लाइफ है, एवरेज लाइफ है, एवरेज लाइफ है, इसको एक और नाम जानते हैं, मीन लाइफ, इसको टी एवरेज लिखते हैं या टाउ लिखते हैं। ये क्या है भाई? ये टोटल एज है, यानी कि ये क्या है? इट इज द टोटल लाइफ और एज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, ड्यूरिंग विच इट कैन सरवाइव, है ना, यानी टोटल लाइफ की बात कर रहा है। तो भाई कैसे डिनोट करेंगे? तो टोटल लाइफ क्यों नहीं लिखे, इसको मीन लाइफ क्यों लिखे? टोटल लाइफ लिखना चाहिए था ना, तो क्यों नहीं लिखे? उसलिए लिखे क्योंकि एक सब्सटेंस में एक ही न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होगा, तो यहां पे इसलिए टी एवरेज को लिखा जाता है क्या? टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई present in substance divided by total number of nuclei, number of nuclei, है ना, present in substance। लाइफ है ना, सम ऑफ लाइफ कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सब्सटेंस, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पे, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सब्सटेंस, सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई CLEI nuclei in the substance। ऐसा भी लिख सकते हो एवरेज लाइफ को, इसलिए इसको मीन लाइफ बोलते हैं कि जितना एक, मान लो एक न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस में 5 लाख न्यूक्लियस है, तो 5 लाख का पूरा टाइम का सम करिए और बटे 5 लाख से भागा दीजिए, तब उसका टोटल लाइफ निकलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। अब दूसरा बोल रहा है डिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला को आप डिराइव कीजिए, तो वो तो सबसे आसान है ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ध्यान से, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू, है ना, द न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सब्सटेंस। समझ में आपको? यानी कि अगर मान लो लेट एन जो है न्यूक्लियाई है ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है ना, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, तो dn बाई dt जो होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के होगा।
यही बोला, जिस वक्त जितना, जिस अब सू के बराबर नहीं, जिस वक्त जितना एटम न्यूक्लियाई है उस सब्सटेंस में, उसी के प्रोपोर्शनल होगा उस समय का डिसइंटीग्रेशन। तो धीरे धीरे न्यूक्लियाई घटते जाएगा, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी घटते जाएगा, ठीक है ना। इसको लॉ ऑफ डीके भी बोलते हैं ना, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये लिख देता हूं है ना, ये है तुम्हारा क्या, लॉ ऑफ डीके है, या लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी है ये, ठीक है ना। अब देखिए, तो लेट कर लीजिए, एट टी बराबर 0 न्यूक्लियाई एन कितना था, एन नोट था, और एट एनी टाइम टी एन किसके बराबर है, एन है ना। तो यहां पे इसको अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, इसलिए डी एन बटा डी टी बराबर माइनस लेमडा इंटू एन लिख सकते हो। माइनस क्यों, लेमडा क्या है, डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और निगेटिव साइन पता चल रहा होगा, निगेटिव साइन क्या है, निगेटिव साइन क्या है, निगेटिव साइन क्या है बताओ, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीजेज एज टाइम पासेज। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी डिक्रीज, सॉरी डिसइंटीग्रेशन रेट भी डिक्रीज करेगा। समझ में आया आपको, ये हो गया फॉर्मूला मेरा। अब इसी को डिराइव कर देना है, छोटा सा तो था, तो देखो तो इसको लिख सकते हो डी एन, अब बाई यहां से एन को इधर लेके आ जाओ, एन बराबर उधर में माइनस लेमडा इंटू डी टी लिख सकते हो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो डी एन बाई एन का इंटीग्रेशन बराबर माइनस लेमडा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। कहां से भाई, शुरू से किसी समय तक, तो शुरू से किसी समय तक, शुरू में कितना था, एन नोट था, किस समय पे कितना था, एन था, यही तो डिफरेंस है ना। तो देखो डी एन बाई एन को क्या लॉग होता है, वन बाई एन का क्या होता है, वन बाई डी एक्स बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। यहां हो जाएगा लॉग एन, इधर हो जाएगा एन नोट ऐसे एन, राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा बाहर, और सीधे से डी टी का क्या हो जाएगा, टी कहां से करना, 0 से टी तक। मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, यहां से यही लिख सकता हूं क्या, इसको लिखो तो लॉग एन माइनस लॉग एन नोट बराबर माइनस लेमडा इंटू टी होगा, क्योंकि टी माइनस 0 टी ही बचेगा, ये बचेगा। लॉग ए माइनस लॉग भी लॉग ए बाई भी होता है, तो जाएगा लॉग नेचुरल लॉग है एन बटा एन नोट इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। लॉग इधर लेके जाओ तो ई के पावर हो जाएगा, तो एन बटा एन नोट बराबर ई के पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। और बताओ एन बराबर कितना आ गया, एन नोट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा टी। यही तो है डिसी फॉर्मूला, यही है, प्रूफ हो गया, यही लाना था, यही डिसइंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो कितना आसान है, समझ रहे बात को आप ना, बहुत ही इजी है, ठीक है ना, ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर, अच्छा ये वैल्यू ऑफ एसी, अच्छा करेंट का रूट मीन स्क्वायर, अरे ये तो इजी है ना, इसके लिए क्या दिमाग लगाना है, थोड़ा सा तो दिमाग ही लगाना है। देखो इधर ये हमारा एसी है, ऐसे जा रहा है, ये ना एसी, यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड होता है, फिर यहां से यहां तक दूसरा टाइम पीरियड होता है, फिर इधर तीसरा। इसका इक्वेशन क्या होता है करंट का, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और टी किसके बराबर, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई/2 ओमेगा होता है, ये भी पढ़े हो तुम लोग। तो देखो रूट मीन स्क्वायर है, आई आर एम एस है, तो कैसे निकालते हो, तो उल्टा आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, देखो आर एम एस को लिखते हैं रूट, फिर मीन और फिर स्क्वायर, तो उल्टा चलिए, स्क्वायर करिए करंट को, फिर मीन निकालिए और फिर रूट निकाल दीजिए। मतलब क्या कि आई का स्क्वायर करिए, फिर इसका मीन निकालिए और फिर इसका रूट निकाल दीजिए, यही हो गया रूट, ठीक है, समझना बात को। तो पहले मैं आई स्क्वायर का मीन निकालूंगा, और आई स्क्वायर का मीन क्या होता है, i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस i3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट
बटा एन होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे तो 1 2 3 जोड़ना नहीं ना, तो 0 से t तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, IRMS बराबर, देखो पहले लिखा रूट, फिर क्या लिखा इंटीग्रेशन किसका, I² dt अब बटा में dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ये होता है IRMS। तो इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो करते हैं IRMS बराबर, चाहो तो रूट बाद में भी लगा सकते हो, शुरू में भी लेके चल सकते हो, तो मैं लेके चल ही रहा हूं। अब यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा बताओ मेरे को तुम। इधर लिखूंगा मैं I², आई बराबर कितना, I0 sin ओमेगा टी, तो I0 sin ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू डी टी, और बटा डी टी में केवल टोटल टाइम से, तो टोटल टाइम से भागा दे दो, टोटल टाइम टी, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी, क्योंकि देखो ना एन है ना, टोटल ये कितना नंबर्स है, तो टोटल कितना टाइम के लिए हम, क्योंकि देखो ये 0 से टी तक जो साइकिल वही बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो वही करना है। तो सीधे 1/t बाहर कर देते हैं, तो हम लोग बाहर कर देते हैं रूट अंडर 1 ये भी बाहर हो जाएगा, I0 स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा ना, तो I0 स्क्वायर बाई टी बाहर हो गया, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। देखो कितना आसान हो गया, सब बाहर हो गया। चलिए भाई, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, आगे बढ़िए। तो इसको आगे बढ़िए, इसको लिखिए I0 का स्क्वायर बटा टी की जगह पर कितना 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और इधर में क्या करना होता है वो ये ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, या तो नहीं तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, 1 माइनस कॉस थीटा बदलना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी 2 ओमेगा टी बाय 2, 0 से कहाँ तक, t तक। ठीक है, इसको हम इधर करते हैं क्योंकि हम मेरा फोटो आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, नहीं तो लिखते हैं यहाँ पे, इधर से चलते हैं थोड़ा सा, और क्या IRMS निकाल रहे हैं बराबर आई रूट अंडर रहने देते हैं, ओमेगा को ऊपर भेज देते हैं, तो I0 का स्क्वायर इंटू ओमेगा और अपॉन में 2 पाई, आइए 2 भी बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 बाहर कर देंगे, अंतर में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, t के वैल्यू इसमें रखेंगे, सॉरी यहाँ डी टी छूट गया है, यहाँ डी टी लिखना होगा, डी टी। इसी को आगे बढ़ रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट I0 स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई, पीछे चलिए, 2 पाई गुने 2 तो 4 पाई हो जाएगा, तो बाई 4 पाई, और इंटीग्रेशन अब कर देते हैं देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो 1 का dt से t हो जाएगा, तो t हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा t, माइनस कॉस का साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी, अब बटा में कितना 2 ओमेगा, क्योंकि कॉस साइन एक कांस्टेंट है ना 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से भागा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, और 0 से कहाँ तक t को लिख दो 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, I0 का स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू टी की जगह पर रखिए 2 पाई बाई ओमेगा माइनस इस पे रखिए, तो साइन 2 ओमेगा गुने 2 पाई बाई ओमेगा बटा 2 ओमेगा इतना, माइनस फिर रखिए यहाँ पे टी की जगह पर 0 रखिए, फिर माइनस यहाँ पे भी टी की जगह 0 रखिए, तो साइन 0 बटा 2 ओमेगा, खत्म IRMS। तो हो जाएगा ये I0 का स्क्वायर इंटू ओमेगा बटा 4 पाई इंटू 2 पाई माइनस, देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल,
2 पाई गुने 2 4 पाई, और साइन 4 पाई बटा 2 ओमेगा, अब माइनस इधर तो जीरो हो गया सब, आई नोट स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 4 पाई इंटू 2 ओमेगा, साइन 4 पाई जीरो, साइन 2 पाई जीरो, साइन पाई जीरो, सब जीरो होता है तो जीरो 2 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई का ओमेगा ना, ओमेगा छूट गया बाय ओमेगा, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये 2 से काट दे यहाँ पे 2, तो आई आर एम एस आ गया ना बउआ, कितना आ गया, अंडर रूट आई नोट का स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो इसी को तो लिखते हैं आई नोट बाई रूट 2, इसी को लिख सकते 0.707 आई नोट भी लिख सकते हैं, यही आई आर एम एस है। और अगर पूछता वी आर एम एस, अगर पूछता वोल्टेज आर एम एस वोल्टेज, तो वी आर एम एस अगर पूछता तो वी नोट बाई रूट 2 होता, अब वी किसके बराबर होता, वी नोट साइन ओमेगा टी लिखता तू, ध्यान से रखना, ध्यान से, ये हमारा आई था तो आई नोट साइन ओमेगा टी लिए हैं हम, क्या लिए हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन अगर मुझे पूछता वी तो वी लेते, वी नोट साइन ओमेगा टी लेते, और सेम टू सेम जहां पे वी था वहां, जहां आई था वहां वी कर देते, जहां आई आर एम एस तो वहां वी आर एम एस कर देते, और सेम डेरिवेशन कर देता, आ जाता वी नोट बाई रूट 2 आ जाता, सेम डेरिवेशन आप वोल्टेज के लिए भी आपको पूछ सकता है, ठीक है ना, तो यही था ये 5 नंबर, इसमें आराम से आपको मिलेगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ये इतना ही तो डेरिवेशन करना था बस। अब आगे चलते हैं, एक थ्योरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज है, पूछ रहा है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तो तुमको पता है कि डायमैग्नेटिक सबसे गंदा, इसको मतलब मैग्नेट को रिपेल करता है, ये मैग्नेटिक लाइंस उस मटेरियल के थ्रू जाएगा नहीं, पैरामैग्नेटिक थोड़ा थोड़ा मैग्नेट को सपोर्ट करेगा, बट सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होता है, तो होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक, है ना, तो वही सबसे, डायमैग्नेटिक क्या है, ये आर दो सब्सटेंस विच, कलर चेंज थोड़ा सा, आर दो सब्सटेंस, है ना, विच क्या है, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो फ्रीली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सीधे सीधी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, उसको रिपेल करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, तो भाई फिबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, ये मैग्नेट और रिपेल होता है, फिर से कलर नहीं नजर आ रहा है यार, उसके बाद सस्पेंडेड फ्रीली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इट्स क्या है, सेट्स itself slowly at right angles to the direction of field, ये अपने आप, यानी कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही अपने आप को क्या कर लेगा, बेंड कर लेगा। जब इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट टेंड्स टू मूव स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है उधर से हट करके जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम है उधर की तरफ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रिपेलिंग नेचर ही करता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद इट इज स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो नेगेटिव होती है, इसके मैग्नेट इसको बनना नहीं चाहता, ये इसको मैग्नेट नहीं बना सकते हैं, तो नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा, ठीक है ना, और उसके कारण इसका जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो जस्ट 1 से कम होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कैसा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है ना। ये तो भाई सोना को कभी आप मैग्नेट नहीं बना सकते हैं, कॉपर को कभी आप मैग्नेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, सिल्वर को कभी आप मैग्नेट नहीं बना सकते हैं, लीड को कभी आप मैग्नेट नहीं बना सकते हैं, तो ये सब इसका एग्जांपल्स हो गया। पैरामैग्नेटिक, हाँ, टेम्पोररी मैग्नेट्स से बनाया जा सकता है, पैरामैग्नेटिक को हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट्स बना सकते हैं, ये कुछ कुछ अट्रैक्ट करेगा, तो भाई जब इसको व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाएगा, किसके तरफ, मैग्नेटिक लाइंस के तरफ, है ना, जिस देखो यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस ये है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको रख दिए मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखो मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से थोड़ा सा जा रहा है, यानी अगर ये यहाँ पे हम मैग्नेटिक लाइंस से रख देते हैं, ये मैग्नेट है ये, तो यहाँ से अगर लाइंस ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस ये है, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा और नजदीक से ऐसे नजदीक से ऐसे जाएगा, यानी इसके तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड आएगा, ऐसे ऐसा चला जाएगा फिर, लेकिन जब जहाँ पे मैग्नेट है ना, ये आपका जो है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, अंदर थोड़ा सा ये बेंड करेगा लाइट्स, है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सपोर्ट करता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। उसके बाद तो अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, हाँ, तो फिबली के अंदर थोड़ा सा छोटा है ना, तो स्मॉल मतलब कि लार्जली नहीं, फिबली स्मॉलली, ठीक है ना, तो स्मॉल यहाँ नहीं लिखा जाता है,
फीबली लिखा जाता है, सपोर्ट करता है, तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है ये। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इट स्लोली सेट्स इटसेल्फ, यानी मैग्नेट के तरफ अपने आप को ये धीरे धीरे अलाइन कर लेगा। जिधर मैग्नेटिक लाइंस है उधर ही अपने तरफ ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे लाइंस जा रहा है तो उधर की तरफ अपने आप को ये अलाइन कर लेगा। कौन? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो भाई ये क्या करेगा, ये उल्टा जाएगा। तो जब इसको हम रखेंगे तो ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव करेगा। जिधर मैग्नेटिक, अगर नॉन यूनिफॉर्म में रख रहे हैं तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम है उधर से हट करके जिधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है उधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा तो हाईली पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव होता है। बहुत ज्यादा वैल्यू लार्ज नहीं होता है, स्मॉल होता है, बट पॉजिटिव होता है। और इसका जो है परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगा वो थोड़ा मोड़ा 1 से ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना, बहुत तो ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो कर रहा है ना, ये पार्शियली अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए 1 से ज्यादा होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। इसका जो एग्जांपल्स है वो है प्लेटिनम आपका है, एंटीमनी है, ठीक है, एल्युमिनियम है, ठीक है। ये सब इसका एग्जांपल्स है किसका? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। और सबसे लास्ट में आता है क्या चीज? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हाईली मैग्नेटाइज होता है। तो ये स्ट्रांगली जो है मैग्नेटाइज होता है। जब वेन है ना प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सब इसलिए इसको परमानेंट मैग्नेट इसका बनता है। सब लाइन इस देखो इधर जैसे ही इसको रखोगे ना तुम, ये देखो ऐसे है ना, ये सब्सटेंस साउथ नॉर्थ, इधर साउथ नॉर्थ है, ऐसा लाइन से आ रहा होगा, इसको दूर से खींच के अंदर से घुसा देगा। ऐसा लाइन कोई लाइन जा रहा होगा तो इधर इधर जाएगा, ऐसे बेंड करके इसके अंदर से चला जाएगा, फिर ऐसे बेंड कर जाएगा बाद में, लेकिन जहां पे सब्सटेंस है ना उसको अपने तरफ खींच लेगा, तो खींच लेता है, ठीक है। तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स। जब इसको फ्रीली हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग तुरंत अपने आप को अलाइन कर लेगा, यानी बहुत फास्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के तरफ आ जाएगा, ये बेंड कर जाएगा, अपने घूम जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे, हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा? टेंड्स टू वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, बहुत अच्छा से ऑब्वियसली क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उधर की तरफ चला जाएगा। इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेट बनने की जो क्षमता होती है, पढ़ने का क्षमता किसी लड़का का ज्यादा है तो टीचर के बाद ज्यादा जल्दी सुनेगा ना, जल्दी ग्रैस्प करेगा ना, जल्दी उसको सीखेगा, जल्दी लागू करेगा। वही हाल इसके साथ है। जहां मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ना उसको ये समझना शुरू कर देता है और अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है, अपने अंदर वैसा गुण डेवलप करना शुरू कर देता है। इसलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है ना 1 से ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मच ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। और इसकी परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन ये भी तुमको पता है कि अगर इसको हीट कर दोगे तो सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ना वो क्लोज लूप बना देते हैं, ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसलिए मैग्नेट को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर मैग्नेट को आप गर्म करेंगे तो डीमैग्नेटाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं ना उसके अंदर जो मैग्नेट उसको बना रहा है वो सब क्लोज लूप बनाता है, ठीक है। निकेल और कोबाल्ट तुमको पता है सबसे बेस्ट है, और आयरन, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है। ये 5 नंबर में थ्योरी था, सबका प्रॉपर्टी लिख देना था। डायमैग्नेटिक रिपेलिंग रिपेलिंग, पैरामैग्नेटिक समथिंग समथिंग अट्रैक्टिंग, और फेरोमैग्नेटिक हाईली अट्रैक्टिंग, ठीक है ना। इसी को सोच करके लिख दो, खत्म, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये था 6 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स 2021 का। इसके बाद और हम लोग 2020 का लाएंगे, फिर इसी का शॉर्ट लाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो आता रहेगा, है ना। आप लोगों को काम है इसको सब्सक्राइब करना, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ठीक है। ओके, तो हम लोग चलें आगे बढ़ें, चलिए तो मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू वेरी मच।